हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो डार्क रूम सीरीज का पार्ट 2 यानी अगली 4 टेल्स। अगर आप इस सीरीज के बारे में नहीं जानते और पिछली टेल्स आपने मिस कर दी हैं तो पहले ये वाली वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि इस सीरीज में टेल्स ही कुछ ऐसी हैं, एक एक टेल मस्ट वॉच है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ टेल का नाम है नीडल पॉइंट। इसके भी डायरेक्टर पॉल लिंच है, प्रॉम नाइट के मेकर। ये कहानी है जेकब नाम के पिंप की, जो शहर से बाहर एस्थर नाम की एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचा है और एस्थर का ठिकाना देखकर पता चल रहा है कि वो वूडू वगैरह करती है। मगर जेकब उसके पास कुछ करवाने नहीं बल्कि कुछ जानने आया है। लगभग 3 हफ्तों से जेकब बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है। अचानक ही उसकी बॉडी में कहीं भी बहुत तेज दर्द होने लगता है, कभी सर में, कभी हाथ में, कभी पैर में और कभी पेट में। दर्द भी ऐसा होता है कि उस दर्द को सहने के बजाय वो मरना पसंद करे। कल रात ऐसा दर्द हुआ था कि उसने डिसाइड कर लिया अब या तो मैं इसे खत्म करूंगा या खुद को। इसलिए वो एस्थर के पास पहुंचा है, क्योंकि वो जानता है कि एस्थर ये सब कर रही है। कैसे कर रही है वो भी जानता है, पर क्यों कर रही है वो जानना चाहता है। एस्थर बताती है कि मेरी एक पोती थी मेलिंडा, जिसकी 3 हफ्ते पहले मौत हो गई थी। वो जेकब के पास काम किया करती थी और एस्थर का कहना है कि जेकब ने उसका गलत फायदा उठाया था, जिस वजह से उसे कोई जानलेवा बीमारी लग गई और फिर कुछ ही दिनों के अंदर उसकी मौत हो गई। पर जेकब का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने साथ में अच्छा टाइम बिताया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। वो एस्थर को सफाई दे रहा था, पर एस्थर ने उसकी एक ना सुनी। सीधा उसकी वुडू डॉल निकालकर डॉल के हाथ में सुई चुबा दी, जिससे जेकब के हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा। यह है उसके दर्द की वजह, एक वुडू डॉल जिसके कपड़े तक एकदम सेम है, चटक लाल शर्ट भी। एस्थर डॉल के अंदर सुई चुबाई जा रही थी और बोल रही थी कि अगर तुम निर्दोष होते तो काला जादू तुम पे असर ही न करता। सुई चुबाने से तुम्हें दर्द हो रहा है, यही इस बात का सबूत है कि तुमने मेलिंडा के साथ गलत किया, यानी उसे प्यार में फंसा के गलत काम में लगा दिया था। यही इसका काम है। जेकब की बेचारे वाली एक्टिंग में एस्थर फंसी नहीं, इसलिए उसने सीधा ही एस्थर का गला घोटकर उसे जान से मार डाला। मगर वो अपनी डॉल उठा पाता उससे पहले ट्रक लेकर वहां पे कोई आ गया, जिस वजह से जेकब को भागना पड़ा। ट्रक वाले ने उसका पीछा भी किया, मगर वो जंगल में भाग गया, पर ज्यादा आगे जा पाता उससे पहले उसकी बॉडी मानो फटने लगी। बहुत बुरी तरह जमीन पे गिर के वो तड़पने लगा, क्योंकि एस्थर का कुत्ता उसकी डॉल को चबाते हुए रौंद रहा था। अब सोचो, एक सुई से जान निकलने को हो जाती थी, कुत्ते के चबाने से क्या हो रहा होगा। बहुत देर तक जेकब ये असहनीय दर्द सहता रहा, फिर एकदम से शांत हो गया, क्योंकि कुत्ते ने उसकी डॉल छोड़ दी थी। उसे लगा कि चलो बच गया, मगर कुत्ता गड्ढा खोद रहा था डॉल को गाड़ने के लिए। कुत्ते ने डॉल गाड़ दी और जेकब दम घुटने की वजह से मारा गया। जंगल में कहीं उसकी लाश पड़ी हुई मिली थी और इतने खुले माहौल में वो दम घुटने से कैसे मर गया ये कोई पता नहीं लगा पाया। ये थी फिफ्थ टेल, जिससे सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा मरोगे, भरोगे। सिक्स्थ टेल का नाम है सीज ऑफ 31 अगस्त। इसके डायरेक्टर हैं पीटर क्रेन, जो बना चुके हैं हंटेड, असैसिन और मोमेंट्स। ये कहानी है एक्स सोल्जर नील की, जो वियतनाम वॉर में गया था और वहां से अपनी एक टांग गवा के लौटा था। फिलहाल वो अपनी वाइफ हेलन और बेटे बेन के साथ अपने फार्म पर रहता है और यही चाहता है कि उसका बेटा भी बड़ा होकर सोल्जर बने, जिसके लिए उसने कर्नल से बात करके मिलिट्री एकेडमी में बेन का नाम पक्का करवा दिया है। कुछ दिन बाद बेन चला जाएगा, फिर बड़ा होके ही वापस लौटेगा, बस कुछ दिनों के लिए। तो हेलन चाहती है कि बेन ना जाए, एक ही बच्चा है। हेलन उसे अपने साथ बड़ा करना चाहती है, पर नील ने मन बना लिया है कि बेन जाएगा। उसका कहना है कि बेन भी यही चाहता है, पर असल में बेन सिर्फ अपने डैड को इम्प्रेस करना चाहता है और कुछ नहीं। डैड ने बोला है ये करना है तो करना ही है, ताकि वो मुझसे खुश हो जाएं बस। डैड तो वैसे भी बच्चों के लिए हीरो होते हैं और नील तो हीरो रहा है अपने जमाने में। वो बेन को कहानियां बताता रहता है बड़ा चढ़ा के, इसलिए बेन की नजरों में वो सच में सुपर हीरो है। उन्हें इम्प्रेस करना ही बेन का एकमात्र सपना है। अभी नील टाउन से बेन के लिए मिलिट्री टॉयज वाले 2 डब्बे लेकर आया, ताकि वो टॉय सोल्जर्स, टैंक्स वगैरह के साथ खेले और उसका इंटरेस्ट बना रहे। 3 सितंबर को उसे जाना भी तो है मिलिट्री स्कूल में। नील ने उसे टास्क दे दिया कि बांड के पीछे जाकर अपना बेस कैंप सेट करो, तो वो भी जल्दी से काम पे लग गया। रात तक उसने ठीक ठाक सेटअप कर लिया था और थोड़ी बहुत जो कमियां थी वो नील ने कहकर ठीक करवा दी। हेलन के साथ बड़ी सी बहस करने के बाद इस बार फाइनली नील ने बेन के पास बैठकर उससे पूछा कि तुम मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हो या नहीं, और बेन बोला कि बिल्कुल सर, मैं जाना चाहता हूँ। नील को सर कह के बुलाता है, क्योंकि वो उसे आम इंसान समझता ही नहीं और नील भी उसका बुरा नहीं चाहता। वो बस इतना चाहता है कि उसके बेटे को उसकी तरह धूल ना छाननी पड़े, वो अच्छी जगह पढ़ लिख ले और इस जगह से बाहर निकले।
अगली सुबह बेन नील के पास पहुंचा, अच्छी तरह मिट्टी में सना हुआ, और उसने नील से पूछा कि डॉन लॉक में क्या हुआ था। पर नील को पता ही नहीं था कि डॉन लॉक है क्या। तब बेन ने उसे बताया कि डॉन लॉक एक गांव था वियतनाम में। लेकिन ये बात बेन को कैसे पता जब नील को ही नहीं पता। तो बेन कहता है कि ये बात मुझे कर्नल ने बताई। वो सुबह सुबह कैंप में आए थे सोल्जर्स से मिलने। नील को लगा कि ये तो वही खेल खिलौने वाली बातें कर रहा है, इसलिए नील ने उसे इग्नोर कर दिया। पर रात में जब सब सो चुके थे तब नील को बाहर से वॉर की आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे गोलियां चल रही हो, सोल्जर्स चिल्ला रहे हो, टैंक चल रहे हो, ऐसी आवाजें जो नील पहले भी सुन चुका है बड़े करीब से, इसलिए वो धोखा नहीं खा सकता। लेकिन जब उसने विंडो से बाहर झांक के देखा तो कोई नहीं दिखा। अगली सुबह बेन कुछ परेशान नजर आ रहा था, पर नील के आते ही एकदम जोशीला बनने का नाटक करने लगा ताकि नील उससे निराश ना हो जाए। नील ने उससे पूछा कि कल रात तुम बाहर पटाखे जला रहे थे क्या? तो वो बोला कि मैं तो बाहर निकला ही नहीं। फिर कुछ देर बाद नील बांध के पास से गुजर रहा था, तब वो देखता है कि बेन का कैंप तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका है। 2 डब्बे जो उसने ला के दिए थे उनमें इतने टॉयज थे ही नहीं। वहाँ पे 4-5 डब्बों के बराबर टॉयज जमा थे, वो भी प्रॉपर एक असली कैंप की तरह सेटअप किए हुए। सोल्जर्स भी सारे पोजीशन में थे, जो कि बेन नहीं कर सकता। ये देखकर नील ने बेन को आवाज लगाई, पर बेन ने कोई जवाब नहीं दिया पहली बार। तब नील खुद बेन के पास गया और जाके पूछता है कि इतने टॉयज तुम लाए कहाँ से? तो बेन ने बताया कि मैं नहीं लाया, वो अपने आप आ रहे हैं, बल्कि आते ही जा रहे हैं। वो सामने पहाड़ी में से आ रहे हैं जहाँ पे बहुत बुरी फाइट चल रही है। जो सोल्जर्स आए हैं उन्होंने मुझे उस गांव के बारे में बताया जिसे पूरी तरह उजाड़ दिया गया, महिलाएं बच्चे सबको मार दिया। बेन बात कर रहा था डॉन लॉक की, पर नील ने कुछ और ही समझ लिया, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि जब वो वियतनाम वॉर में गया था तब उसकी टीम ने भी एक पूरे गांव को जला के खत्म कर दिया था। और ये बात या तो वो जानता है या फिर हेलन। उसने जाते ही हेलन को पीटना शुरू कर दिया कि तुमने बेन को उस घटना के बारे में क्यों बताया? तुम मेरे बेटे को भड़का रही हो ताकि वो मिलिट्री स्कूल में ना जाए। हेलन बोली कि मैंने उसे कुछ नहीं बताया और वो डॉन लॉक की बात कर रहा है। नील बोला कि चाहे किसी भी गाँव की बात कर रहा हो, जो हमने किया वो क्यों किया सिर्फ हमें ही पता है, ना करते तो हम मारे जाते। नील बताता है कि एक छोटी बच्ची मेरे साथी के ऊपर ग्रेनेड लेकर कूद गई थी और मेरे साथी के मेरे सामने ही चीथड़े उड़ गए थे। पूरे गांव में हथियार भरे पड़े थे, इसलिए हमें पूरे गांव को जलाना पड़ा और तूने ये बात बेन को बता दी। हेलन बोली कि मैंने कुछ नहीं बताया, उसने वॉर वाली किताब में पढ़ा होगा जो तुम्हारे खास रूम में रखी है। नील ने उसी टाइम जाकर किताब उठाई, लेकिन उसमें डॉन लॉक गाँव का जिक्र था ही नहीं। नील की नींद उड़ चुकी थी, इसलिए रात में भी वो बस बैठकर सोचे जा रहा था। तभी उसे दोबारा बाहर से आवाजें आने लगी। तो सबसे पहले उसने बेन के रूम में जाके देखा और पाया कि वो तो सोया पड़ा था। फिर जाके बान के पीछे देखा तो वहां भी कोई हलचल नहीं थी, सारे टॉयज वैसे ही रखे हुए थे। हाँ, लेकिन बेस कैंप और बड़ा हो चुका था। टैंक्स, गाड़ियां, आर्टिलरी, हेलीकॉप्टर सब कुछ बढ़ चुके थे और भले ही मूवमेंट नहीं हो रही थी, पर मूवमेंट के निशान जरूर दिखाई दे रहे थे रेत पे। अगली सुबह नील और हेलन के बीच फिर से बहस छिड़ गई। हेलन कह रही थी कि बेन मिलिट्री स्कूल नहीं जाना चाहता, वो बस तुम्हें बता नहीं पा रहा, इसलिए इन सब कहानियों के जरिए बयान कर रहा है। पर नील का कहना था कि हेलन ही बेन को भड़का रही है। वो फिर से हेलन को मारने पर उतर आया था कि तभी उसे दिख जाता है घर के पास से निकलता हुआ धुआं। दोनों जल्दी से जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वहां पे एक छोटा सा गाँव बनाकर उस गाँव को जला दिया गया था, जैसा कि नील ने किया था वियतनाम में। इसलिए उसे देखते ही नील गुस्से के मारे पागल हो गया। वो खींचकर बेन को वहां पे ले आया और उससे पूछने लगा कि तुमने ये घटिया हरकत क्यों की? पर बेन का कहना था कि मैंने कुछ नहीं किया। तो नील बोला कि फिर क्या तेरे सोल्जर्स ने कर दिया? बेन कहता है कि वो सब ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने मुझे बताया था कि वो तो खुद परेशान है, वो बस घर वापस जाना चाहते हैं। नील ने बेन को नीचे फेंक के मारा और बोला कि कल तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी जब अकेडमी जाएगा। तो बेन पहली बार कहता है कि पापा मुझे नहीं जाना, पर अब तो नील उसे भेज के ही दम लेगा, ये बात उसने साफ कर दी। बेन को धमका के रुला के वो चला गया। फिर उसने कर्नल से बात की कि मैं कल ही बेन को लेकर आ जाऊंगा, और लगे हाथ कर्नल से डॉन लॉक के बारे में भी पता कर लिया, जिसका नाम सुनते ही कर्नल के होश उड़ गए, क्योंकि उस गांव के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कर्नल बताता है कि डॉन लॉक वियतनाम में एक गांव था जिसे पूरी तरह जला के खत्म कर दिया गया था, क्योंकि ऐसी इंटेल मिली थी कि दुश्मन वहां पे छुप के बैठा है। लेकिन इंटेल गलत थी, वहां पे सभी निर्दोष मारे गए थे, इसलिए उस गाँव को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया है। तभी किताब में उसका जिक्र नहीं है। पर जब कोई उसके बारे में जानता ही नहीं तो बेन कैसे जानता है? और वो छोटा गांव बना के किसने जलाया? क्या वो टॉय सोल्जर सच में जिंदा हैं और 31 अगस्त को जो हुआ था उसे ही फिर से रिपीट किया उन्होंने? ये सब नील को पता नहीं था, बस इतना पता था कि अब बस हो गया। उसने जाकर सीधा ट्रैक्टर से पूरा बेस कैंप तबाह कर डाला, एक एक टॉय की धजिया उड़ा के सब कुछ रेत में मिला दिया, तब जाके चैन की सांस ली।
रात में हेलन ने भी अपना सामान पैक कर लिया कि अगर कल बेन जाएगा तो मैं भी अपने घर चली जाऊंगी, बात खत्म। नील की जिद उसका परिवार खत्म करने वाली है, फिर भी वो मान नहीं रहा। हेलन तो उसे साफ साफ बोल के चली गई, लेकिन उसके जाते ही नील को फिर से सोल्जर्स की आवाज आने लगी। तो इस बार वो चेक करने निकला पूरा तैयार होकर, प्रॉपर यूनिफॉर्म में। अपनी राइफल लेकर वो पहुंचा सीधा बान के अंदर। तो जाकर देखता है कि अंदर एक टॉय मिलिट्री एम्बुलेंस आई हुई थी और सैनिक लेकर, और इस बार वो सब नील के सामने भी मूव कर रहे थे। यानी बेन की बात सच थी, उसने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ ये सोल्जर्स ही कर रहे थे। और अभी भी ये आते जा रहे हैं क्योंकि नील ने इनका बेस तबाह कर दिया। तो नील को मुंह तोड़ जवाब भी तो देना है। नील आगे बढ़ा तो उसे देखकर सारे सैनिक पीछे हट गए। नील ने एम्बुलेंस उठा के देखा कि ड्राइवर अब भी अंदर ही बैठा हुआ था, तो एम्बुलेंस उसने फेंक कर तोड़ दी। फिर वो जल्दी से पेट के बल लेटकर रेंगने लगा। तो देखता है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बिल्कुल वैसे ही रेंग कर आगे बढ़ रहा था, ट्रेनिंग के हिसाब से। कुछ ऐसी स्टोरी हमने देखी थी नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप्स के फर्स्ट एपिसोड में, पर वो आया था 2006 में। 1981 में इन्होंने ये कैसे शूट किया, कैसे मिक्स किया, कमाल की बात है। जो छोटे वाले सैनिक हैं वो भी असली लोग हैं, उन्हें अलग से शूट किया और नील को अलग से, छोटे बड़े का डिफरेंस बनाकर। ये सीरीज ही कुछ और है। खैर, हमला होते ही बान में रीइंफोर्समेंट आ गई। पहले एक हेलीकॉप्टर आया जिसने गोलियां चलाई तो नील के चेहरे में धंस गई। मतलब छोटा ही सही, मगर वो असली डैमेज कर पा रहे थे। हेलीकॉप्टर ज्यादा नुकसान पहुंचाता उससे पहले नील ने उसे तबाह कर डाला। तो उसके पीछे पीछे टैंक आने लगे, फिर और सिपाही आ गए, और इसके बाद एक और हेलीकॉप्टर आ गया। टैंक के गोले थोड़ा मोटा डैमेज कर रहे थे और सोल्जर्स की गोलियां लगातार नुकसान पहुंचा रही थी, जिस वजह से नील की बुरी हालत हो गई। मिनिएचर फोर्स ने एक साथ मिलकर उसे धूल चटवा दी। हर तरफ से उसके ऊपर गोलाबारी हो रही थी। तो बचने के लिए वो हाथ पैर मार रहा था, और इस चक्कर में एक फ्यूल कैन गिर के खुल गया। हेलीकॉप्टर में जो आग लगी हुई थी वो फ्यूल ने पकड़ ली और बाण के अंदर आग लग गई। नील को फंसा के पूरी फोर्स वहां से निकल गई और आग के पीछे फंसा हुआ नील वहीं पे मारा गया। जैसे उसने गांव को जला के खत्म किया था वैसे ही उसकी और धज्जियां उड़ाने के लिए अंदर ब्लास्ट भी हो गया। फिर फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई गई, और सबने यही सोचा कि नील की गलती से आग लगी होगी, जिसमें जलकर वो खुद ही मर गया। नील के जाने से बेन बहुत ज्यादा दुखी था। तो हेलन ने उसे समझाया कि अपने डैड से कभी हेट मत करना, वो बहुत अच्छे आदमी हुआ करते थे, हर टाइम हंसा करते थे, मुझे भी हंसाया करते थे, लेकिन वॉर ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। उसके बाद वो कभी हंसे नहीं, वो खुद अंदर ही अंदर घुट रहे थे। तुम उनका वो पुराना रूप कभी देख नहीं पाए, लेकिन वो रूप अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। हेलन बेन को गले लगाकर अपने साथ घर के अंदर ले गई और यहीं पे ये टेल हो गई खत्म। ये थी 6th टेल, जिससे हमने सीखा कि बांटने से दुख कम होता है, गिल्ट नहीं। 7th टेल का नाम है एक्वायर्ड फ्यूनरल। इसके डायरेक्टर हैं कर्टिस हैरिंगटन और राइटर हैं साइको वाले रॉबर्ट ब्लॉक। ये कहानी है चार्ली नाम के एक गैंगस्टर की, जो डील निपटा के $50,000 लेकर वापस अपने घर की तरफ निकला था तूफानी रात में पहाड़ी रास्ते से होते हुए, और आगे एक वैन पूरा रास्ता ब्लॉक करके खड़ी थी, जिस वजह से चार्ली की कार रोड से उतर के सीधा खाई में जा गिरी। वो वैन खड़ी की हुई थी चार्ली के एक्स पार्टनर और पुराने दोस्त मार्टी ने, जिसे चार्ली ने ही सब कुछ सिखाया था, और आज वही चार्ली को लूटने आया है। चार्ली की कार जरा सी अटकी हुई थी तो मार्टी एक क्रोबार लेकर नीचे गया। चार्ली को लगा कि वो क्रोबार से दरवाजा खोलकर उसे बचाएगा, पर उसने ट्रंक खोलकर पैसों वाला ब्रीफ केस निकाला और कार को खाई में धकेल कर वहां से चलता बना। मरते मरते चार्ली बोला कि तू इनमें से एक भी पैसा खर्च नहीं कर पाएगा, मैं तेरे पीछे आऊंगा। जैसी कार नीचे लेक में डूबी, ऊपर तेज बारिश होने लगी। मार्टी उसी टाइम शहर से निकलकर लास वेगस पहुंच गया अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। 2 दिन तक पूरी ऐश करने के बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड को सारे पैसे दिखाए और बोला कि मैं रोड से जा रहा था तो वहां पे चार्ली का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था, उसी कार में ये पैसे थे तो मैं उठा के ले आया, क्योंकि मरने के बाद भला उसके ये किस काम के थे। और उसकी गर्लफ्रेंड इतनी बेवकूफ नहीं थी, वो समझ गई कि मार्टिन ने अपने खास दोस्त को पैसों के लिए मार डाला, जो कभी उसके बाप समान हुआ करता था। मार्टी बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, अब तक पुलिस को चार्ली की मौत के बारे में कुछ पता ही नहीं चला, मैंने अखबार चेक किए हैं, उनमें कोई खबर नहीं है। रात में वो दोनों फिर से एक स्टोर पे गए अखबार पढ़ने, और वहां पे उन्हें पता चला कि चार्ली की लाश लेक में पाई गई है। पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी कार लेक में गिर गई और वो मारा गया। अब 1-2 दिन में उसका फ्यूनरल रखा जाएगा। ये न्यूज पढ़ने के बाद मार्टी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हर एक दोष से मुक्त हो चुका था। अब बस उसे एक आखिरी बार वापस अपने शहर जाना था चार्ली के फ्यूनरल में, क्योंकि सबको पता है कि मार्टी चार्ली का खास था। अगर फ्यूनरल में नहीं गया तो सबको इसी के ऊपर शक हो जाएगा। ये 2 नंबरी की दुनिया ऐसी है, फिर इसका जीना
मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अगर सुकून से रहना है तो एक आखिरी बार जाना ही होगा। फ्लाइट पकड़ के वो वापस अपने शहर पहुंचा और चार्ली की बॉडी देखने सीधा फ्यूनरल होम में गया, जहाँ पे उसे मिला फ्यूनरल होम का मालिक निक, एक और पुराना साथी। मार्टी ने उसे बताया कि चार्ली के जाने से वो कितना दुखी है और वो तो एक हफ्ते से लास वेगस में था। अखबार में न्यूज पढ़ी इसलिए रुक नहीं पाया और बस दौड़ा चलाया। और अफसोस की बात यह है कि वो कल चार्ली के फ्यूनरल में शामिल नहीं हो पाएगा, उसे आज ही वापस जाना है क्योंकि वेगस में कुछ जरूरी काम अटका है। निक बोला कि चले जाना, एक आखिरी बार चार्ली को देख तो लो। निक उसे अंदर कॉफिन तक लेकर गया जिसमें चार्ली को लेटाया हुआ था और उसकी शक्ल इतनी फ्रेश लग रही थी मानो वो जिंदा हो। उसकी शक्ल देख के मार्टी बेचारा बहुत रोया। चार्ली ने इतना कुछ सिखाया था, भला कोई सिखाता है किसी को। निक ने किस करके चार्ली को गुड बाय बोला तो वैसा ही मार्टी को भी करना पड़ा, पर जैसे उसने अलविदा कहा चार्ली ने उसका गला पकड़ लिया क्योंकि वो मरा नहीं था, अभी जिंदा था। उसने अखबार में फेक खबर छपवाई थी क्योंकि उसे पता था कि मार्टिन नजर रख रहा होगा और अपनी जान छुटाने के लिए वो आखिरी बार आएगा जरूर। अपने चेले को वो भला कैसे नहीं जानता। मार्टी उसके बिछाए जाल में फंस गया। निक और चार्ली ने मिलकर मार्टिन को कॉफिन में बंद कर दिया और अगले दिन उसे ही दफना दिया। कुछ इस तरह मार्टी का भी अंत हुआ और इस टेल का भी। ये थी 7 टेल, जिससे हमने सीखा कि आस्तीन में सांप पालोगे तो एक ना एक दिन डसेगा ही। 8 टेल का नाम है मेकअप और इसके भी डायरेक्टर कर्टिस हैरिंगटन है। ये कहानी है पैडी नाम के एक अनलकी आदमी की जिसके पास पैसा खत्म है। उसे रोलन नाम के एक बुकी ने एक लेटर डाल के आने का काम दिया था जिसके बदले उसे $100 मिलने वाले थे, पर पैडी गलत घर में लेटर डाल आया और उल्टा कुत्ते से अपनी टांग भी फड़वा के आ गया, इसलिए उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। जबकि गलत एड्रेस रोलन के चेले सेबेस्टियन ने बताया था, फिर भी पैडी को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। वहां से निकल के वो पहुंचा डाइनर में जहाँ पे ब्रेंडा नाम की वेट्रेस उसे फ्री में खाना खिला देती है, उसे पसंद करती है इसलिए। पर अब ब्रेंडा भी शहर छोड़कर जा रही है, इसलिए पैडी को खाने का जुगाड़ कहीं और देखना होगा। ब्रेंडा ने उसे बोल दिया कि जब भी तुम्हारा काम बन जाए तुम मेरे पास आ जाना, हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएंगे। लेकिन पैडी को पता है कि उसका कुछ नहीं बनने वाला। कुछ पैसे उसे चाहिए ही थे, इसलिए वो अपनी घड़ी बेचने एक पॉन शॉप पे चला गया जहाँ पे घड़ी के बदले उसे $20 मिल गए। वो जा ही रहा था कि तभी शॉप में सिग्ने नाम की एक लेडी आ गई अपने लेट हस्बैंड लमॉन्ट ट्रेमेन का पुराना मेकअप बॉक्स बेचने। लमॉन्ट कोई गुमनाम एक्टर हुआ करता था जिसने कई छोटी मोटी फिल्में की थी। पिछले साल उसकी डेथ हो गई थी, तब से सिग्ने ने उसका एक खास बॉक्स संभाल के रखा हुआ था। पर आज उनकी एनिवर्सरी है और सिग्ने के पास पैसे नहीं है, इसलिए मजबूरन उसे बॉक्स बेचने आना पड़ा। उसका कहना है कि हर एक मूवी में लमॉन्ट इसी बॉक्स से मेकअप किया करते थे और लोगों का ऐसा कहना है कि जो भी कैरेक्टर मूवी में होता था उसका मेकअप करके वो एकदम वैसे ही बन जाते थे। सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि बोल चाल में भी, चाल ढाल में भी। लोग उन्हें कहते थे मैन ऑफ 1000 फेसेस। बड़ा कीमती सामान वो बेचने आई थी, लेकिन शॉप वाले ने उसकी कोई कीमत नहीं लगाई। वो निराश होकर जाने लगी, जो कि पैडी से देखा नहीं गया। उसे खुद $20 मिले थे, वही उसने सिग्ने को पकड़ा दिया उस बॉक्स के बदले। बॉक्स लेकर वो रूम पे पहुंचा तो उसका मकान मालिक भी उसे वार्निंग देकर चला गया कि या तो 24 घंटे में किराया दे दे वरना कमरा खाली कर दे। तभी एकदम से मेकअप बॉक्स अपने आप खुल गया। उसमें रिवेंज ऑफ द कोलोसस नाम की मूवी का बना बनाया मेकअप डब्बा रखा था, जो कि लमॉन्ट ने ही बनाया होगा उस कैरेक्टर में आने के लिए। पैडी ने उठा के वो मेकअप कर लिया तो वो भी एकदम वही कैरेक्टर बन गया, हट्टा कट्टा गुस्सैल और कॉन्फिडेंस में सबसे ऊपर। उसके मसल्स भी बढ़ गए और साथ में हाइट भी, सिर्फ मेकअप करने से। सोच भी ऐसी बदली कि बिना सोचे बदला लेने वो सीधा रोलन के पास पहुंच गया, दरवाजा तोड़कर। जाते सबसे पहले सेबेस्टियन को लपेटा जिसने गलती की थी, फिर फोन तोड़ के दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। इसके बाद रोलन के सामने से 100 की जगह $300 उठा के वो चलता बना। उसने बताया कि पैडी मेरा छोटा भाई है, उसे दोबारा परेशान मत कर देना। उसकी हरकत से रोलन गुस्सा नहीं हुआ बल्कि वो खुश हुआ क्योंकि उसे नया प्यादा मिल चुका था जो उसके काम आएगा। मगर इस बार पैडी उसके जाल में फंसा ही नहीं, उल्टा उसी की उंगलियां मरोड़ के चलता बना। हाँ, मेकअप उतरते ही वो फिर से अपने हाल पे लौट चुका था, पर इस बार उसके पास पैसे थे। 100 उसने दे दिए किराए के और बाकियों से मौज करने वाला था। पर रात में ही रोलैंड अपने गुंडों के साथ उसके रूम पे आ गया, उससे उसके बड़े भाई का पता पूछने। पैडी ने झूठ ही बोल दिया कि वो डॉक्स पे काम करता है, वहीं मिलेगा। तो रोलैंड अपने $200 लेके चला गया, पैडी को ये बोलकर कि अपने भाई को बता देना अब वो जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर पैडी घबरा गया। उसने कसम खा ली कि दोबारा मेकअप नहीं करूंगा। दोबारा कर भी ना पाए ये मेक श्योर करने के लिए मेकअप लेकर वो अगली सुबह सिग्ने के घर पहुंच गया उसे वापस करने। पर वहां जाके उसे पता चला कि सिग्ने तो कल रात मर गई। सिग्ने के रूम में उसके हस्बैंड की मूवीज के पोस्टर लगे हुए थे, जिनमें रिवेंज ऑफ द कोलोसस का पोस्टर भी था और उसमें जो हीरो की शक्ल दिखाई दे रही है सेम वही तो पैडी बन गया था मेकअप करके। उसे देखकर पैडी इतना घबरा गया कि मेकअप बॉक्स वहीं पे रख के वहां से भाग निकला। वापस अपने रूम पे जाकर वो तैयारी करने लगा शहर छोड़कर
भागने की, पर सूटकेस खोलते ही मेकअप बॉक्स उसके सामने था जो अपने आप मूव कर रहा था। पैडी ने उसे कहा कि मुझे पैसे चाहिए। बस इतना सुनते ही वो खुल गया और इस बार सामने आई डेम फॉर्चून मूवी के मेकअप की ट्यूब। वो मेकअप करते ही पैडी का फॉर्चून बुलंद हो गया। उसने जाके रोलन के साथ ही जुआ खेला और उसके सारे पैसे जीत गया। ऑब्वियसली मेकअप की वजह से रोलन उसे पहचान नहीं पाया, पर जाते जाते वो पैडी के नाम के $100 रोलन को दे गया ताकि कोई उधार बाकी ना रहे, जिससे ऑब्वियसली रोलन को शक हो गया। मेकअप बॉक्स ने उसे मिनटों में अमीर बना दिया। जो भी पैडी चाहे मेकअप बॉक्स उसे दिला सकता है। अब पैडी के पास पैसे आ चुके थे, उसका काम बन चुका था, इसलिए अगले दिन वो फ्लाइट लेके ब्रेंडा के पास जाने वाला था। मगर उससे पहले ही रोलन के गुंडे उसे दबोचने आ गए। पैडी को मुसीबत में फंसा देखकर मेकअप बॉक्स फिर से खुल चुका था और इस बार एक खास डब्बी सामने आई थी, लेकिन मेकअप करने का टाइम नहीं था, इसलिए पैडी मेकअप बॉक्स को उठा के वहां से निकलने लगा। मगर वो दोनों तरफ से फंस चुका था। गुंडों के साथ झड़प हुई तो पहले मेकअप बॉक्स नीचे गिरा, उसके बाद पैडी भी नीचे गिर गया, लेकिन मरा नहीं क्योंकि कचरे पे गिरा। इतने में गुंडे लोग नीचे आए। पैडी गायब हो चुका था, लिटरली गायब हो गए। उसने गुंडों की खाट खड़ी कर दी, फिर मेकअप बॉक्स और फ्लाइट टिकट उठा के वहां से चलता बना। आप सोच रहे होंगे कि वो गायब कैसे हो गया, क्योंकि इस बार उसने मेकअप किया मिस्टर इनविजिबल मूवी का। एक मेकअप बॉक्स ऐसा मिल जाए तो मौज हो जाए। यार ये थी इस वीडियो की आखिरी टेल, जिससे हमने ये सीखा कि एक्सपीरियंस काम जरूर आता है, भले ही किसी और का क्यों ना हो। एक बात तो कहनी पड़ेगी, इस सीरीज की कहानियां अलग ही लेवल पर हैं, एकदम चुन चुन के डाली गई हैं इस सीरीज को परफेक्ट बनाने के लिए। आपको इन चारों टेल्स में से कौन सी टेल सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताना। पिछली बार बताया नहीं था, उस वीडियो पे कमेंट्स बहुत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस बार बता देना। एंथोलॉजी पे कम से कम 1000 कमेंट्स तो होने चाहिए, क्योंकि ये रेयर इतनी है, तभी तो नई सीरीज लाने में मजा आता है। क्या वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना, और ऐसी यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि यूट्यूब मेरे रास्ते में खड़ी वैन हटा दे। और ज्यादा कनेक्टिव रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, वही पुरानी बातें, पर साल नया आने वाला है इसलिए फॉलो कर लो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।